हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। अभिनव साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने श्रेणीबद्ध LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए 3 के 3 केस स्टडी कर लिए थे। ओके, और उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि LCR परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा आवर्ती पर निर्भर करती थी। किस प्रकार से निर्भर करती थी, तो इसके लिए हम लोगों ने एक ग्राफ भी बनाया था। ठीक है, और वो वाला ग्राफ देखो, ये वाला था, है ना। ये LCR में बहने वाली विद्युत धारा है, ये आवर्ती है ना। और आपने देखा था कि जब फ्रीक्वेंसी 0 होता है तो करंट 0 होता है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, है ना, तो बेटा विद्युत धारा बढ़ती है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ये अधिकतम हो जाती है। और जो अधिकतम वाली धारा है, अधिकतम वाली जो धारा है वो होती है आपका Vrms/R, है ना। और ये सब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे होता है। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बाद यदि आप आवृत्ति बढ़ाते हो तो आप लोगों ने देखा था कि धारा घटना शुरू हो जाती है। यानी पहले तो करंट बढ़ती है और उसके बाद घटती है। और करंट की जो टॉप वैल्यू है, जो Vrms/R होती है, किस पे मिलती है? अनुनादी आवृत्ति पर, FR पर, जिसे आप क्या बोलते थे? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये जो ग्राफ है वो क्या है? LCR परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा में आवर्ती के साथ परिवर्तन। ओके, आज जो हमारा टॉपिक होगा, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण भी है, आज हमारा जो टॉपिक होगा प्यारे बच्चों वो है अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियां, है ना। क्या भाई? अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियां किसको बोलते हैं? तो देखिए बच्चों, अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियां किसको बोलते हैं? तो बच्चों देखिए बेटा, वो वाली आवर्तियां जिनके लिए जो आपका सीरीज LCR परिपथ था, उसमें बहने वाली विद्युत धारा अधिकतम का 1/√2 गुना रह जाती है। कितना गुना रह जाती है? 1/√2 गुना रह जाती है या होती है। क्या कहलाती है? अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियां। दोबारा सुनो बच्चा, वो वाली आवर्तियां जिनके लिए आपका जो LCR परिपथ है, इसमें जो बहने वाली धारा है वो कितनी रह जाती है? वो अधिकतम की कितनी गुना रह जाती है? 1/√2 गुना। 1/√2 गुना। तो वो वाली आवर्तियां कहलाती है अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियां। तो एक चीज देखते हैं, आपको ये बोला गया है 1/√2 गुना रह जाती है। तो प्यारे बच्चों, जब आप √2 का 1 में भाग लगाओगे तो आपको मिलता है 0.707, है ना। और ये लगभग कितना होता है भाई? 0.70। कितना होता है? 0.70। यानी करंट है ना, करंट, वो जो टॉप वाला करंट है उसका कितना रह जाए? 0.70 गुना। और 0.70 का मतलब है आधे से थोड़ा सा ज्यादा, है ना। 0.50 का मतलब होता है हाफ रह गया, है ना। 0.6 और फिर 0.7 या 0.70 आएगा, इसका मतलब आधे से ज्यादा है। आधे से क्या है? ज्यादा। चलो बच्चों, ग्राफ से देखते हैं, आराम से इस चीज को देखिएगा भाई। ये वाला करंट आप कह रहे हो ये मैक्सिमम वाला करंट है ना। यहाँ स्केल में जो वैल्यू है वो आपकी है Vrms/R। जो वैल्यू है वो कितनी है बच्चों? Vrms/R। ये टॉप वाली वैल्यू है। अब देखो, ये और
ये और ये टॉप वाली वैल्यू है। इसके ठीक बीच में जो मैं निशान लगा दूं, ठीक बीच में मैं जो ये निशान लगा दूं, यहाँ जो करंट है वो क्या है, जो टॉप वाला करंट है ना प्यारे बच्चों, जो टॉप वाला करंट है ना उसका आधा है यानी बट्टा 2 है। ठीक बीच में उसका आधा है, बट्टा 2 है। और बच्चों बट्टा 2 का मतलब कितना हो गया, 0.50 गुना है। 0.50 गुना है किसका बच्चा, जो अधिकतम वाला करंट है। कौन सा भाई, जो अधिकतम वाला करंट है उसका 0.5 गुना। ओके, अब यहाँ 0.5 है, थोड़ा ऊपर जाओगे क्या आएगा 0.6, तो यहाँ कहीं बोलो क्या आ जाएगा 0.7। और 0.7 का मतलब बोलो कितना गुना, जो अधिकतम वाला करंट है, जो अधिकतम वाला करंट है यहाँ जो करंट है उसका कितना गुना हो गया, 1/√2 गुना। और ये जो भी करंट है उसको मैंने किससे लिखा हुआ है, IRMS के लिए। तो देखो बेटा, बीच में 0.5, ऊपर 0.6 और यहाँ 0.7, यानी यहाँ पर जो करंट है जिसको मैं IRMS कह रहा हूँ, ये अधिकतम का कितना गुना है, 1/√2 गुना। और ये वाला करंट किन आवृत्तियों के लिए है, तो देखो बच्चों, ये वाला लाइन ग्राफ को 2 जगह कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है। इसके लिए फ्रीक्वेंसी आपको मिल रहा है F1, इसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी देखो कितना मिल रहा है, F2। इसका मतलब यह वाला जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ये F1 है ना, क्या है, अर्ध शक्ति बिंदु आवर्ती, और ये F2 भी क्या है, अर्ध शक्ति बिंदु आवर्ती। एक तो आवर्ती रेजोनेंस से कम वाली है और एक आवर्ती रेजोनेंस से ज़्यादा वाली है। इसका मतलब 2 आवर्तियाँ ऐसी है, एक तो F1 और एक F2, 2 आवर्तियाँ ऐसी है जिनके लिए जो आपका LCR परिपथ है उसमें बहने वाली जो धारा है वो जो टॉप वाला करंट होता है उसका कितना गुना रह जाती है, 1/√2 गुना रह जाती है। तो इनको क्या कहा जाता है, अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियाँ। तो आपको पता लग गया, आपसे ग्राफ से देख पा रहे हो कि एक तो आपकी F1 है भाई, है ना, और दूसरी आपकी क्या है, F2। इन पर जो करंट है वो अधिकतम का कितना गुना है, 1/√2 गुना, और 1/√2 गुना है। तो बच्चों ये क्या है, ये है अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियाँ। ये क्या है बच्चों, अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियाँ। बताओ आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई। एक बात और देख लो आप बेटा, देखो हर करंट के लिए 2 फ्रीक्वेंसी जो है वो एग्जिस्टेंस में रहती है। अरे भाई आप देखो, जैसे आपसे पूछा जाता कि ये वाला करंट है, इसके लिए कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी है, तो ये ग्राफ है ना, इस वाले लाइन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है, जैसा बाईं ओर है वैसा ही दाईं ओर है। तो 2 वैल्यू होगी, 2 जगह कट करेगा, एक यहाँ और एक यहाँ, तो एक फ्रीक्वेंसी ये वाला आएगा और एक ये वाला आएगा। इस वाली करंट के लिए 2 जगह कट करेगा, एक यहाँ और एक यहाँ, तो इस वाले के लिए और इस वाले के लिए सेम करंट आएगा। इसी प्रकार इस वाली करंट के लिए, लेकिन ये विशेष वाला करंट है, ये मैक्सिमम का कितना गुना है, 1/√2 गुना। कितने फ्रीक्वेंसी होंगे, 2, एक तो कौन बच्चा, F1 और एक कौन बच्चा, F2। और ये वाले जो फ्रीक्वेंसीज है इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियाँ। बताओ बच्चों, आप बात समझे कि नहीं समझे, दोबारा सुन लो। वो वाली आवर्तियाँ, कौन सी आवर्तियाँ, वो वाली आवर्तियाँ जिनके लिए LCR परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा कितनी होती है भाई, कितनी होती है, अधिकतम का 1/√2 गुना, अधिकतम का 1/√2 गुना। बच्चा क्या कहलाती है, अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियाँ। महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ओके, अब एक चीज देखो बच्चा, अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियाँ वास्तव में क्या होता है कि ये वाले जो फ्रीक्वेंसीज हैं F1 और F2, इन पर जो शक्ति क्षय है या जो शक्ति है ना, शक्ति, वो बच्चा अधिकतम की आधी हो जाती है। जो अधिकतम शक्ति होती है उसकी क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। इसलिए इन आवर्तियों को क्या कहा जाता है, अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियाँ। धारा अधिकतम की आधी नहीं होती, धारा तो होती है अधिकतम की 0.70 गुना।
जबकि शक्ति अधिकतम की कितनी होती है 0.50 गुना, यानी शक्ति आधी होती है, शक्ति आधी होती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है अर्ध शक्ति बिंदु आवर्ती। और शक्ति आधी तभी होगी जब धारा अधिकतम की कितनी होगी 0.70 गुना। चलो देखते हैं, जैसे बच्चों रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर देखो, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर देखो बच्चों, करंट क्या है आपकी मैक्सिमम है, ठीक है। इसका मतलब आप तो जानते हो बच्चों, जो आपका पावर है वो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। इसका मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर करंट मैक्सिमम है तो पावर भी क्या होगा मैक्सिमम। और मैक्सिमम जो पावर है ना बच्चा, जो मैक्सिमम जो पावर है ना बच्चा, वो इस प्रकार से लिखोगे आप, है ना। ये मैक्सिमम पावर किस पर है बच्चा, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर है। किस पर है, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट कितना होता है, ये मैक्स वाला करंट होता है। तो मैक्स वाले करंट के वर्ग के क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, चलो बात करते हैं। अब आपसे पूछा जाए भाई F1 आवर्ती पर या F2 आवर्ती पर, ये अर्ध शक्ति बिंदु आवर्ती है, या तो इस पर या इस पर, है ना। शक्ति कितना होगा, तो आप बोलोगे बच्चा शक्ति होगा ये वाला शक्ति या तो किस पर है F1 पर, या फिर बोलो बच्चा किस पर है F2 पर। तो आप बोलोगे शक्ति तो है ना जो LCR में जो धारा बहती है ना उसके वर्ग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। चलो कर दिया। अब देखो यहाँ से जो ये करंट है ना, करंट IRMS, ये वाला करंट कितना होता है भाई, ये वाला करंट कितना होता है, जो आपका मैक्स वाला करंट होता है ना बच्चा, उसका 1/√2 गुना। तो IRMS की जगह ये वाला लिख दिया, और आपको इसका क्या कर देना है वर्ग। इस वाले इक्वेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ भाई, इस वाले इक्वेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो पावर देखो क्या आ जाएगा, वर्ग करूँगा तो ये आएगा IRMS मैक्स, और इसका क्या आएगा वर्ग, और √2 का वर्ग करूँगा तो क्या आएगा 2। तो यहाँ से यदि आप देखो, ये जो I² मैक्स है ना, ये तो P मैक्स है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप P मैक्स, और बट्टा में √2 नहीं बोलो बच्चों, क्या आ रहा है 2। इसका मतलब इन वाली आवर्तियों पर जो शक्ति है वो अधिकतम का कितना रह जाती है, हाफ रह जाती है, आधा रह जाती है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियां। ठीक है, ये तो कंसेप्ट था। बाकी एग्जाम में आपसे पूछे कि भाई ये अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियां क्या होती हैं, तो आप लोगों को बताना है वो वाली आवर्तियां जिनके लिए LCR परिपथ में बहने वाली धारा अधिकतम का 1/√2 गुना रह जाती है। कितना भाई, 1/√2 गुना रह जाती है। क्या कहलाती हैं, अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियां। ठीक, ओके, ये नंबर 1 बात हो गई। अगला जो महत्वपूर्ण सवाल है जो एग्जाम में आता है, LCR सर्किट बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, LCR सर्किट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके 3 तो केस हो गए, और 3 केस के बाद कुछ चीज़ें और हो गई, 3 केस के बाद कुछ चीज़ें और हो गई, चलो देखते हैं। अगली चीज़ आपसे पूछता है कि जो आपका LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है ना, LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, इसका जो बैंड चौड़ाई है ना, इसका मान बताओ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ ये बैंड चौड़ाई होता है क्या भाई, ये बैंड चौड़ाई होता है क्या, मैं आपको बताता हूँ बच्चों। जो आपका LCR सर्किट है ना, LCR सर्किट है ना, उसमें जो ये क्या है भाई, अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियां। क्या भाई, अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियां, है ना। इनका जो अंतर है, किसका अंतर, अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियों का जो अंतर है, आवर्तियों का जो अंतर है, इस अंतर को ही क्या कहा जाता है, बैंड चौड़ाई। क्या कहा जाता है बच्चों, बैंड चौड़ाई। दोबारा सुन लो भाई, बैंड चौड़ाई या बैंडविड्थ किसको बोलते हैं भाई, जो आपकी अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियां होती है ना, उनका जो अंतर होता है ना,
उसको क्या कहा जाता है? बैंड चौड़ाई। तो भैया एक तो अर्ध शक्ति आवृत्ति होती है आपकी, एक तो अर्ध शक्ति आवृत्ति होती है आपकी F1 और एक क्या होती है भाई F2। इनका जो अंतर है वो क्या होगा? F2 माइनस F1। ये जितना भी आपको मिलता है यही इसका बैंड चौड़ाई होता है। देखो बच्चों, ये वाला आवृत्ति तो है F2, ये वाला आवृत्ति है, ये वाला आवृत्ति है, ये वाला आवृत्ति है F1। इनका अंतर देखो, ये वाला या भाई ये वाला जो अंतर है ना, ये वाला अंतर बोलो क्या है? F2 माइनस F1 और इसको क्या कहा जाता है? बैंड चौड़ाई। भाई मान लो ये आपका है 100 हर्ट्ज, F2 का मान कितना है? 100 हर्ट्ज, F1 का मान लो कितना है? 70 हर्ट्ज। तो F2 माइनस F1 यानी ये वाला, ये सारा कितना 100, ये कितना 70, तो ये कितना बचेगा? ये कितना बचेगा? ये बचेगा बच्चों 30 हर्ट्ज। कितना बचेगा? 30 हर्ट्ज। इसको क्या कहा जाता है? बैंडविड्थ या क्या कहा जाता है? बैंड चौड़ाई। दोबारा सुन लो, अर्ध शक्ति बिंदु आवृत्तियों का अंतर, अर्ध शक्ति बिंदु आवृत्तियों का अंतर बोलो क्या कहलाता है? बैंड चौड़ाई। ओके, यानी F2 माइनस F1। और इसका मान कितना आएगा? तो इसका आंसर है बच्चों ये आता है R/2πL। न्यूमेरिकल के लिए आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए। बैंड चौड़ाई का मान कितना आएगा? R/2πL। ओके, R क्या है भाई? जो सीरीज LCR सर्किट था उसमें आपने एक प्रतिरोधक लगाया था ना, उसका जो रेजिस्टेंस है, उसका जो प्रतिरोध है, वो वाला मान यहाँ रखोगे। और जो आपने इंडक्टर लगाया था ना, प्रेरण कुंडली जो आपने लगाई थी ना, उसका जो इंडक्टेंस है, जो उसका स्व प्रेरण गुणांक है ना, वो यहाँ लिखोगे। सरल करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? बैंड चौड़ाई। क्या आ जाएगा? बैंड चौड़ाई। तो आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना चाहिए। बैंड चौड़ाई यानी F2 माइनस F1 बोलो कितना आता है बच्चों? R/2πL। कितना आता है? R/2πL। ओके, इसके बाद देखिए, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि बैंड चौड़ाई का सूत्र स्थापित करो। बैंड चौड़ाई का सूत्र स्थापित करो। तो कैसे करेंगे? देखो भाई, बैंड चौड़ाई का सूत्र स्थापित करना है तो बच्चों देखो, अर्ध शक्ति बिंदु आवृत्ति एक तो होती है F1, ठीक है बच्चों, और दूसरी आपकी क्या होती है? F2। F1 आवृत्ति पर या फिर F2 आवृत्ति पर, है ना। जो आपका LCR सर्किट है उसमें जो धारा बहेगी ना, जो धारा बहेगी ना, वो कितनी होगी? वो कितनी होगी? तो बच्चों मैंने आपको बताया है, अधिकतम धारा जो होती है ना, उसका 1/√2 गुना। भाई यहाँ IRMS क्या है? IRMS क्या है बच्चों? जो आवृत्ति F1 थी इसके संगत बहने वाली धारा, या जो आवृत्ति F2 थी इसके संगत बहने वाली धारा, और ये कितनी होती है? IRMS मैक्स/√2 होता है ये। तो देखो बेटा, हमने क्या लिख लिया? हमने LCR में बहने वाली धारा का मान लिख लिया ना, धारा का मान लिख लिया, LCR में बहने वाली धारा का मान। लेकिन किस फ्रीक्वेंसी पर? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर नहीं भाई। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे तो क्या होता है? मैक्सिमम होता है, उसका वैल्यू होता है VRMS/R। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे नहीं, या तो फिर F1 पर या फिर F2 पर, यानी अर्ध शक्ति बिंदु आवृत्तियों के लिए आपने LCR में बहने वाली धारा लिख ली, IRMS का मान लिख लिया। IRMS बराबर क्या होगा? IRMS मैक्स/√2। ओके, ये वाला जो इक्वेशन है इससे बैंड चौड़ाई आ जाएगी, अर्ध शक्ति बिंदु आवृत्तियों का अंतर आ जाएगा। अब सारा का सारा काम आपको मैथ से करना है, मैथमेटिकली करना है आपको सारा का सारा काम। IRMS बराबर IRMS मैक्स/√2। IRMS क्या है? LCR में बहने वाली धारा। कौन सी आवृत्तियों पर? तो आंसर है अर्ध शक्ति बिंदु आवृत्तियों पे, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, ये जो IRMS है ये क्या होगा? ये जो IRMS है ये क्या होगा? तो इसका मतलब है ये होगा ओम के नियम से दिस। भाई आई क्या होता है? वोल्टेज बटा रुकावट। वोल्टेज VRMS है ना, वर्ग माध्य मूलमान, है ना। कोई भी ऐसी सोर्स है, किसी भी डिवाइस के सिरों पर कितना वोल्टेज लगाता है? वर्ग माध्य मूलमान के बराबर का वोल्टेज लगाता है, तो ये तो VRMS। और जो सीरीज LCR सर्किट था ना, वो धारा के प्रवाह में जो रुकावट पैदा करता है उसको किससे लिखा जाता था? Z से। तो ये हो गया VRMS/Z, ठीक है। आई का मान तो ऐसे ही निकालोगे भाई, आई का मान ऐसे तो निकालोगे भाई। मैं आपसे पूछूं कि LCR सर्किट है, उसमें फ्लो होने वाला करंट कितना है, तो आप बोलोगे सर VRMS बटा बाधा, और बाधा जो होती है उसको किससे लिखा जाता है? Z से। ओके,
अब देखो बच्चों, ये IRMS मैक्स है। IRMS मैक्स का मान ये होता है VRMS बटा R। यदि आपको याद है ना, यदि आपको याद है बेटा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर है ना जो Z है ना, उसका मान कितना रह जाता है? R रह जाता है, R रह जाता है। तो IRMS मैक्स का मान आप क्या लिखोगे? VRMS बटा R और बट्टा में √2 पहले से चल रहा है, √2 पहले से चल रहा है, तो ये वाली चीज़ आ गई, ये वाली चीज़ आ गई। चलो इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं क्या लिखूंगा? देखो VRMS बट्टा Z को क्या लिखूंगा भाई? अंडर दी रूट, आपको याद होगा क्या होता है? R² प्लस क्या होता है? XL माइनस XC का वर्ग। ठीक है, ये होता है बच्चों। Z का मान देखो ये होता है अंडर दी रूट R² प्लस XL माइनस XC का वर्ग, है ना, इज इक्वल टू, बोलो क्या आ गया? VRMS बट्टा √2 और गुणा में क्या आ गया? R। बच्चों VRMS से VRMS काट दो, ठीक है, VRMS से VRMS काट दो। अब हमें इस ग्राफ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना बच्चा। बैंड चौड़ाई का सूत्र बनाना है तो आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि जो अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियाँ होती है ना, उनके लिए LCR में जो धारा होती है, वो है ना इसके बराबर होती है। फिर ये वाली चीज़ आ जाएगी। VRMS से VRMS आपने काट दिया, तो यहाँ भी 1 आ जाना है और यहाँ भी 1 आ जाना है, ठीक है। वज्र गुणा करोगे तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा अंडर द रूट, क्या आ जाएगा? R² प्लस क्या आ जाएगा? XL माइनस XC और इसका वर्ग बराबर क्या आ जाएगा? √2R। बोथ साइड या दोनों तरफ आप वर्ग कर दो बच्चों, दोनों तरफ आप वर्ग कर दो। वर्ग करोगे तो ये क्या आएगा? R² प्लस XL माइनस XC का वर्ग बराबर 2R²। ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ से ये क्या आएगा? XL माइनस XC का स्क्वायर बराबर, ये 2R² है, ये R² है, इसको RHS में लेके जाएंगे तो 2R² में से क्या घटा दोगे? R², तो आपको क्या मिलेगा? R²। यहाँ से XL माइनस XC का मान ज्ञात करोगे तो ये आएगा प्लस माइनस R। बच्चों ध्यान दें, यदि x² बराबर 4 है तो आपने यदि ये लिख दिया ना x बराबर 2, तो ये आपका गलत उत्तर है। x बराबर क्या होगा? प्लस माइनस 2। x के दो मान आएंगे बच्चों, x के दो मान आएंगे, एक तो +2 और एक -2, क्योंकि +2 का वर्ग करोगे तब भी 4 आता है और -2 का वर्ग करोगे तब भी 4 आता है। तो XL माइनस XC का वर्ग क्या था? R²। तो XL माइनस XC क्या आएगा? प्लस माइनस R, ठीक है। इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा ω_L। जो आपका XL है वो क्या होता है? ω_L। और जो आपका XC होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों? 1/ω_C। और ये किसके बराबर आ गया? प्लस माइनस R के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया? प्लस माइनस R के बराबर आ गया। तो यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ तक आना है, पहले यहाँ तक आना है। ये चीज़ मैं हटा देता हूँ बच्चों, देखो ये चीज़ मैं हटा देता हूँ, आपको मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, आपको बच्चों मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर 1। क्या बोल देता हूँ? इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से सुन लो। अरे भाई ध्यान से सुनना। आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि XL होता है ω_L और XC होता है 1/ω_C। ओके, अब देखो बच्चों, ये चीज़ आ रहा है प्लस माइनस R। इससे सीधा मतलब है एक मान तो होगा प्लस R और एक मान होगा माइनस R। इसका मतलब ओमेगा के 2 मान होंगे, बिल्कुल होने चाहिए। देखिए कैसे, मैं ऐसे लिख रहा हूं बच्चों, समझने का प्रयास करना। यदि ओमेगा बराबर ω1 हो तो इस वाले समीकरण में ω1 रख दो, तो ये रख दिया ω1L। फिर क्या है बच्चों? माइनस
1/ω1c इज इक्वल टू, यहाँ मैं चिन्ह का में लूँगा -r, इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। और यदि ओमेगा बराबर ω2 रख दूँ, इसमें ओमेगा बराबर क्या रख दूँ, ω2, तब ये आएगा देखो ω2L माइनस 1/ω2c और बराबर क्या आएगा +r, इसको मैं बोल देता हूँ समीकरण नंबर 3। अब कई बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम होता है कि भाई ω1 रखा तब माइनस का चिन्ह क्यों लिख लिया, और ω2 लिखा तब प्लस का चिन्ह क्यों लिया। इस बात को बेटा ग्राफ से समझेंगे। किससे समझेंगे, ग्राफ से। ध्यान देना इस बात पे, ध्यान देना। कई बच्चों को इसमें बड़ा प्रॉब्लम होता है, कई बच्चों को इसमें बड़ा प्रॉब्लम होता है। भाई प्लस माइनस आ रहा है, इसका मतलब ओमेगा के 2 मान होंगे, ओमेगा के 2 मान होंगे भाई। तो एक तो मैंने लिखा ω1 और दूसरा मैंने लिखा ω2। एक के लिए यदि प्लस आ आएगा तो दूसरे के लिए क्या आएगा -r। तो बच्चों आप देखिए आवर्ती में और धारा में जब ग्राफ खींचते हैं, यानी धारा में आवर्ती के साथ परिवर्तन, LCR परिपथ के लिए कोणीय आवर्ती ले ली। कोणीय आवर्ती ओमेगा बराबर क्या होता है बच्चों, कोणीय आवर्ती ओमेगा बराबर क्या होता है 2πf। तो ओमेगा बोलो किसके समानुपाती होता है, f के समानुपाती। यानी जैसा चेंज f के लिए आएगा वैसा ही चेंज ओमेगा के लिए आएगा। तो जैसा ग्राफ I और f में होता है वैसा ही ग्राफ I और ओमेगा में होगा। इसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। तो ये वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, वो सिंपल वाला फ्रीक्वेंसी था, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया। ये ω/r है, इसके लिए आपका जो करंट है, इसके लिए जो आपका करंट है वो बच्चों क्या होता है, वो बच्चों क्या होता है मैक्स। यहाँ देखो ये वाला करंट बोलो बच्चों क्या है, ये करंट क्या है, ये करंट जो आपका मैक्स वाला करंट है उसका 1/√2 गुना है। इसके लिए एक फ्रीक्वेंसी है ये और दूसरा फ्रीक्वेंसी है ये। तो आप ध्यान से सुनना, ये वाली जो कंडीशन बनती है कि धारा अधिकतम का 1/√2 गुना होती है, ये एक तो होती है ω1 के लिए और एक होती है ω2 के लिए। इसलिए समीकरण में ओमेगा के कितने मान आए हैं, 2 मान। कितने मान आए हैं, 2 मान। ओके, अब एक बात गौर से सुनो बेटा, एक बात गौर से सुनना, ध्यान सुनना। यदि आपको समझ में आती है तो मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात आप ध्यान से सुनना भाई, मेरी बात आप ध्यान से सुनना। देखो यदि आप ओमेगा बराबर ω1 रखोगे तो ω1 तो देखो बच्चों ये वाला मान है, ये वाला मान है। ω1 तो देखो ये वाला मान है जो रेजोनेंस से कम वाला मान है। रेजोनेंस से कम के लिए आपको याद आ रहा होगा, अरे भाई याद करो f बराबर 0 होता था तो XL बराबर याद करो 2π। XL बराबर क्या होता था, XL बराबर होता था ω/L, या इसको क्या लिखते थे 2πfL। f बराबर 0 पे XL कितना आता था 0 और XC क्या होता था 1/ω/c यानी 1/2πfc। f 0 रखते थे तो XC कितना आता था इन्फिनिटी। तो f बराबर 0 पर XL कितना आता था, XL 0 और XC कितना आता था इन्फिनिटी, यानी XL इज ग्रेटर देन बोलो क्या था XC, और XL इज ग्रेटर देन XC था। इसका मतलब ω/L इज ग्रेटर देन बोलो क्या था 1/ω/c, क्योंकि ये तो XL है और ये क्या है XC। अब देखो गौर से इस समीकरण को देखो, ये बच्चा XL है और ये क्या है XC। और रेजोनेंस से कम वाली जो फ्रीक्वेंसीज होती है उनके लिए क्या होता है XL इज लेस देन क्या होता है XC। XL इज लेस देन क्या होता है XC। देखो XL तो आपका 0 है और XC आपका कितना है इन्फिनिटी। तो देखो बच्चों XL में से क्या घटाओगे XC, तो XC बड़ा है, अरे ये तो इन्फिनिटी था, ये 0 था, तो ये वाला बड़ा है। तो बोलो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो लेस देन 0 आएगा, यानी किसका आएगा, माइनस का आएगा। इसलिए चिन्ह किसका काम में लिया गया है, माइनस का। तो +r तो आ ही नहीं सकता, बोलो ये क्या आएगा -r। क्या आएगा -r। बताओ ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। चलो अगली चीज देखते हैं। अरे भाई ध्यान दो, ये वाली जो चीज़ है ना, ये ω/L तो है XL और 1/ω/c ये क्या है XC। XL माइनस XC ये क्या आया है +-r। चूज करना है कि कब प्लस आएगा और कब माइनस आएगा। अब देखो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो होता है, यानी ओमेगा बराबर ω/r, यहाँ ω/r रखूंगा और यहाँ ω/r रखूंगा, तब तो ये बराबर हो जाता है। तो XL बराबर क्या हो जाता है XC, नहीं, ये कंडीशन नहीं लगेगी।
यदि ओमेगा 2 लिखूं तब भी धारा अधिकतम का रूट 2 गुना होता है, यानी ये वाली कंडीशन होगी। और बच्चों जब फ्रीक्वेंसी का मान रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से बड़ा होता है तो आपको पता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर तो हो जाता है एक्सएल बराबर एक्ससी, लेकिन ये वाला फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस से बड़ा है, और रेजोनेंस से बड़ा होता है उस केस में फिर ये कंडीशन बन जाता है एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी हो जाता है। यदि आपको नहीं ध्यान में तो मैं आपको बता देता हूँ, जब आप f बराबर इन्फिनिटी करते थे, याद करो एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल बराबर क्या लिखोगे 2 पाई एफ एल, एफ इन्फिनिटी है तो ये कितना हो गया इन्फिनिटी। एक्स सी क्या होता था 1 बट्टा ओमेगा सी, इसका मतलब 1 बट्टा 2 पाई एफ सी, एफ इन्फिनिटी है तो ये कितना हो जाता था 0। तो देखो बच्चों एक्सएल तो इन्फिनिटी हो गया और एक्स सी कितना हो गया 0, इसका मतलब अब एक्सएल इज ग्रेटर देन क्या हो गया एक्स सी। तो ओमेगा 2 के लिए इसके लिए एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी होगा, तो ये वाला राशि इससे बड़ा है भाई, तो घटाओगे तो आपको पता है एक पॉजिटिव नंबर आएगा, इसका मतलब साइन किसका लोगे प्लस का। इसलिए ओमेगा 1 रखा है तब मैंने क्या लिया है माइनस आर, और ओमेगा 2 लिखा है तब मैंने क्या लिया है प्लस आर। और आपको पता है प्लस माइनस आर आ गया तो ओमेगा के कितने मान होंगे 2 मान, और बिल्कुल 2 मान होते हैं अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियों के लिए। ये वाली धारा यानी अधिकतम की जो 1/√2 गुना रह जाती है, ये एक तो होती है ओमेगा 1 के लिए और एक होती है ओमेगा 2 के लिए। तो एक समीकरण तो आ गया बच्चों ये, और एक समीकरण आ गया ये। बताओ आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो देखो बच्चा, ये वाला इक्वेशन आपका आ चुका था, जिसको मैंने समीकरण नंबर 1 बोला है, जिसको मैंने क्या बोला है भाई समीकरण नंबर 1 आया था प्लस माइनस आर। आपको पता है प्लस माइनस आर है तो ओमेगा के 2 मान होंगे, पहला मान ओमेगा 1 और दूसरा मान ओमेगा 2। इसमें ओमेगा 1 रखूंगा तो मैं क्या लूँगा माइनस आर, और ओमेगा 2 लिखूंगा तब बोलो मैं क्या लूँगा प्लस आर। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियों का अंतर, यानी आपको क्या चाहिए f2 माइनस f1। तो आप क्या निकालोगे, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 निकाल लेना, फिर उसके बाद ओमेगा 2 को लिख देना 2 पाई f2 और ओमेगा 1 को लिख देना 2 पाई f1, ये चीज़ आ जाएगी। 2 पाई कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा f2 माइनस f1, और फिर किसका मान निकाल लेना f2 माइनस f1 का। यानी आपको क्या चाहिए ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, क्या चाहिए भाई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, क्या चाहिए आपको ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो आपको गणितीय रूप से 2 और 3 तक पहुंच जाना है, ठीक है। 2 में तो आपको दिखाई दे रहा है ओमेगा 2 और 3 में आपको दिखाई दे रहा है बच्चों ओमेगा 1। तो आप क्या करना, अब आप 3 में से 2 को घटा देना, 3 में से 2 को घटाओगे क्या आएगा, देखो ये आएगा, पहले 3 को लिख दो, ये 3 नंबर है भाई, ये 3 नंबर है, 3 को लिख दिया मैंने। इसमें से क्या घटाना है 2 को, लो भाई मैं 2 को लिख देता हूँ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस अभी घटा रहा हूँ प्लस हो जाएगा 1/ओमेगा 1c बराबर, ये प्लस आर है, इसमें से ये घटाऊंगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा बच्चों 2r, कितना आ जाएगा 2r। अब देखो पहला और जो तीसरा पद है इसमें l कॉमन ले लो, l कॉमन लोगे तो कोष्टक में ये चीज़ बचेगी। अब ये और ये वाला जो टर्म है इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हो 1/c, तो ये क्या आएगा 1/ओमेगा 1 माइनस 1/ओमेगा 2, और ये क्या आ जाएगा 2r, ठीक है। यहाँ से देखो इसको थोड़ा और सरल कर लेते हैं, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 गुणा में l 1/c, यहाँ देखो ओमेगा 1 ओमेगा 2 एलसीएम ले लिया तो ये क्या आ गया ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और बराबर बोलो बच्चों क्या आ गया 2r, क्या आ गया 2r। और अब देखो ये चीज़ पहले पद में भी है और ये चीज़ दूसरे पद में भी है, कॉमन ले लो। तो पहले पद से तो बचेगा आपके पास l, और दूसरे पद से आपके पास क्या बचेगा, ध्यान से देखना, आपके पास बचेगा 1/c ओमेगा 1 ओमेगा 2, और बराबर क्या बचेगा 2r, और इसको आप बोल देना समीकरण नंबर 4। तो ये चीज़ आ गई।
अब यहाँ से ये नहीं आ सकता क्योंकि इसका मान निकालोगे तो ये वाला पद 2r के बट्टे में चला जाएगा और ये उत्तर आ जाएगा ω1 ω2 के पदों में, जबकि ये तो नॉन नहीं है, हमें इसके पदों में उत्तर नहीं चाहिए। इसका मतलब हम ω1 का मान और ω2 का मान है ना विलुप्त करना चाहेंगे, खत्म करना चाहेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से आ गया समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब आपको बताता हूँ बच्चों, इसके बाद आपको क्या काम करना है, 3 में से 2 को घटा दिया। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आ गई। अब आपको 3 में 2 को जोड़ देना है, एक बार घटाना है और एक बार जोड़ना है। 2 में से 3 को नहीं घटाना है, 3 में से 2 को घटाना है, क्योंकि आपको ω2 माइनस ω1 चाहिए। अब 3 में 2 जोड़ो या 2 में 3 जोड़ो, एक ही बात है। तो 4 नंबर इक्वेशन ये आ गया बच्चों, ये 4 नंबर इक्वेशन आ गया। अब देखो समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 3 को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये आपकी 2 नंबर है और ये आपकी 3 नंबर है। 2 में 3 को क्या करें, जोड़ देते हैं। क्या करें भाई, जोड़ देते हैं। जोड़ने पे आपको क्या मिलेगा, ये आपका 2 नंबर है ω1L माइनस 1/ω1C। इसमें किसको जोड़ दें, 3 को, लो भाई प्लस क्या है ω2L माइनस 1/ω2C। अब देखो ये क्या है -r और ये क्या है +r, जोड़ोगे तो बोलो इधर क्या आ जाएगा 0। तो 2 में 3 को आपने जोड़ा और जोड़ने पे आपको ये चीज़ मिल गई। ओके, अब इनमें देखो बच्चों, इनमें देखो क्या कुछ हो सकता है, इनमें देखो क्या कुछ हो सकता है, वही बात। अब मैं 2 और 3 को हटा देता हूँ, अब मैं 2 और 3 को हटा देता हूँ। थोड़ा मैथमेटिकल टाइप है भाई, है ना, मैथमेटिकल सॉल्यूशन है। तो देखो भैया, पहले में और दूसरे में वही L कॉमन आ रहा है, वही L कॉमन आ रहा है, वही L कॉमन आ रहा है, तो L कॉमन ले लिया। तीसरे और चौथे में देखो -1/C कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा 1/ω1 और प्लस में 1/ω2 और बराबर क्या बचेगा भाई 0। यहाँ से देखो ये आ जाएगा ω1 प्लस ω2 और गुणा में आ रहा है बच्चों L -1/C। अब देखो क्या करते हैं, मैथमेटिकल पोर्शन है भाई। ω1 ω2 एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा ω1 प्लस ω2। भाई 2 + 1 लिख दो या 1 + 2 लिख दो, एक ही बात है। बराबर बोलो क्या है भाई 0, बराबर बोलो क्या है 0। यहाँ से ω1 प्लस ω2 यदि आप कॉमन लेते हो तो ये आपके पास बचता है L माइनस 1/C ω1 ω2 और बराबर आपके पास क्या आता है 0, बराबर आपके पास क्या आता है 0। देखो ये चीज़ आ गई, ये चीज़ आई कि नहीं आई। अब बेटा देखो यहाँ से आपको इसका मान चाहिए भाई, आपको इसका मान चाहिए, आपको इसका मान चाहिए और ये चीज़ आपको यहाँ दिखाई दे रही है। अब इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ, देखो इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ, इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये समीकरण नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखो अब एक बात बताऊँ, ω1 प्लस ω2 गुणा में ये चीज़ है बराबर किसके है बोलो 0 के। तो यहाँ से यदि मैं आपसे पूछूं कि L माइनस 1/C ω1 ω2 ये किसके बराबर आएगा, तो आप बोलोगे 0 के बराबर आएगा। देखो ω1 प्लस ω2 और गुणा में ये चीज़ है बराबर क्या है 0, इसका मतलब ये वाली चीज़ किसके बराबर आएगी 0 के बराबर। किसके बराबर आएगी 0 के बराबर। बच्चों एक चीज़ देखो, x गुणा y यदि 0 के बराबर है तो ज़रूरी नहीं है कि y 0 और ज़रूरी नहीं है कि x भी 0, है ना। 3 संभावनाएं हो सकती है। पहली संभावना ये 0 हो और ये जो y है ना, ये y जो है ना ये आपका नॉन जीरो हो। उदाहरण के रूप में ये 0 है और ये मान लो 6, 0 गुणा 6 बोलो क्या होगा 0। दूसरी संभावना हो ये 0 हो और ये नॉन जीरो हो, तब भी 0 आएगा। जैसे ये आपका 6 है और ये आपका 0 है, 6 गुणा 0 बोलो क्या होगा 0। तीसरी संभावना है कि ये भी 0 हो और ये भी 0 हो, 0 गुणा 0 बोलो क्या होगा 0। यहाँ मैंने इसको 0 क्यों लिख दिया, जनरल तो हम सोचते हैं भाई कि इसका मान निकालोगे तो ये बट्टा में चला जाएगा, 0 में किसी का भाग लगा दो 0 आ जाएगा। ये कोई चीज़ नहीं है भाई, है ना, आवश्यक नहीं है। ये नॉन जीरो भी हो सकता है क्योंकि आपने कहा है कि एक तो राशि ये है ये x और दूसरी राशि ये ले ली ये क्या है y और दोनों का गुणा किसके बराबर है 0 के बराबर। तो जरूर नहीं है कि y 0 हो, जरूर नहीं है ये 0, ये भी तो 0 हो सकता है, ये नॉन जीरो। जैसे ये 0 और ये कोई नंबर हो, मान लो 7, 0 गुणा 7 भी 0 होता है। तो यहाँ आपने
यहाँ आपने इसको 0 क्यों कर दिया? इसका कारण है यह दो संख्याओं का गुणा है बच्चों। कितनी संख्याओं का गुणा? 2। पहली तो है ω1 + ω2 और दूसरी ये वाली चीज़ है। और आपको पता है बच्चों ω1 और ω2 का जो योग है ना वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये भी एक मान है और ये भी एक मान है और दो संख्याओं का जोड़ कभी भी 0 नहीं हो सकता। अरे आपने ग्राफ देखा था, याद करो, ये ग्राफ आया था, ये वाला ग्राफ आया था, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी थी ओमेगा, ये था ω1 और ये बोलो क्या था ω2, है ना। तो ये ω1 है, ये ω2 है, इन दोनों का जोड़ कभी 0 नहीं होगा। क्या 0 हो ही नहीं सकता, नॉन जीरो होगा। और ये नॉन जीरो है और दोनों का गुणनफल यदि 0 है तो निश्चित रूप से ये राशि किसके बराबर होगी? 0 के बराबर। बाकी आप जैसे निकालो वैसे निकाल लेना भाई, आप जैसे निकालो वैसे निकाल लेना। यदि ये चीज 0 के बराबर है इसका मतलब ये नॉन जीरो है तो ये किसके बराबर होगी? 0 के। तो इसको मैंने 0 के बराबर कर लिया। तो यहाँ से 1/c ω1 ω2 का मान निकालो तो बोलो ये कितना आ जाएगा? L। इसको मैं बोल देता हूँ समीकरण नंबर 5 और मेरे को ये चाहिए समीकरण नंबर 5 आ गया। सो सिंपल, समीकरण नंबर 5 आ गया। अभी 5 को देखो, 5 से आपके पास क्या आ गया? 1/c ω1 ω2 किसके बराबर होता है? L के बराबर। ये चीज़ देखो यहाँ 1/c ω1 ω2। तो भाई मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5 से 4 में मान रखने पर, 5 से 4 में मान रखने पर मान रख दो। ये आ जाएगा बच्चों ω2 - ω1 बराबर, सॉरी ω2 - ω1 गुणा में है L। चिन्ह किसका है? प्लस का। क्या जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है। ये किसके बराबर है? L के, यानी L जुड़ा हुआ है। बराबर में क्या है बोलो? 2R। बराबर में क्या है? 2R। ठीक है, यहाँ से ये क्या आ गया देखो ω2 - ω1 L + L कितना हो गया? 2L। कितना आ गया? 2R। 2 से 2 बोलो क्या हुआ? कट गया। तो बच्चों ω2 - ω1 का मान बोलो कितना आ गया? R/L। ये आ गया देखो ω2 - ω1। बहुत अच्छा मैथमेटिकल सॉल्यूशन है ये, बहुत अच्छा मैथमेटिकल सॉल्यूशन है ना। ω2 - ω1 ये आ गया। अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अपने को, अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये चीज़ आ गई, अब ये हटा देता हूँ मैं। अब आपको कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। देखो ये चीज़ आ गई ω2 - ω1 क्या आ गया? R/L। चलो बताओ ω2 को क्या लिखूं? 2πf2। चलो बताओ ω1 को क्या लिखूं? 2πf1। बोलो क्या आ गया? R/L। चलो 2π कॉमन ले लूं, क्या आया? f2 - f1। बताओ कितना आया? R/L। चलो बताओ यहाँ से f2 - f1 कितना आया भाई? कितना आया? R/2πL। और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 5। और बच्चों ये जो समीकरण नंबर 5 है ना, यही बैंड चढ़ाइए, क्या है ये? अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियों का अंतर। क्या है ये? अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियों का अंतर। क्या है बच्चों ये? अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियों का अंतर। कितना आ गया? R/2πL। तो आपको याद रखना है। और एग्जाम में पूछता भी है कि अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियाँ क्या होती है। और इसके साथ साथ आपसे यह भी पूछता है कि LCR श्रेणीबद्ध प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए बैंड चौड़ाई का सूत्र स्थापित कीजिए। या कई बार मान लिखवा लेता है, मान लिखाता है, डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा कि अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियों का जो अंतर है ना वो कितना होता है? R/2πL। यानी बैंड चौड़ाई f2 - f1 क्या है? बैंड चौड़ाई कितनी होती है? R/2πL। और यह आपको स्थापित भी करना आना चाहिए। तो पूरी तरह से मैथमेटिकल सॉल्यूशन है ना। और थोड़ा सा आपको माइंड भी यहाँ काम में लेना पड़ेगा, तब आप वो बातें बता पाओगे भाई। 2 ओमेगा है, एक तो ω1 और एक है ω2। एक के लिए तो होता है -R और एक के लिए क्या होता है? +R। अच्छा सॉल्यूशन है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। f2 - f1 कितना आ गया? R/2πL। क्या है ये? बैंड चौड़ाई। क्या है ये? बैंड चौड़ाई। ओके, इसके बाद बच्चा अगली चीज़, इसके बाद नेक्स्ट चीज़, ये जो LCR परिपथ है ना, LCR परिपथ, इसके लिए एक तो आपने क्या डिफाइन की? बैंड चौड़ाई। किसको बोलते हैं बैंड चौड़ाई? अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियों के अंतर को। किसको बोलते हैं भाई?
अर्धशक्ति बिंदु आवर्तियों के अंतर को किसको बोलते हैं? अर्धशक्ति बिंदु आवर्तियों के अंतर को क्या कहा जाता है? बैंड चौड़ाई। क्या कहा जाता है? बैंड चौड़ाई। ओके, अब इसके लिए एक चीज और डिफाइन है, क्वालिटी फैक्टर। एलसीआर परिपथ का क्वालिटी फैक्टर जिसको बोलते हैं बच्चों विशेषता गुणांक। क्या बोलते हैं बच्चों? विशेषता गुणांक। किससे लिखते हैं? बड़े वाले क्यू से। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्वालिटी फैक्टर। क्या बोलते हैं? क्वालिटी फैक्टर। और किससे लिखते हैं भैया? क्यू से। कैसे डिफाइन होता है बच्चों? ये जो क्वालिटी फैक्टर है ये डिफाइन होता है, ये डिफाइन होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और बट्टा में बैंड चौड़ाई। बट्टा में बैंड चौड़ाई, ठीक है। ये किसकी परिभाषा है? क्वालिटी फैक्टर की। किसकी परिभाषा है? क्वालिटी फैक्टर की। तो आपसे पूछे कि भाई क्वालिटी फैक्टर का डेफिनेशन बताओ, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे कि अनुनादी आवर्ती, क्या बताओगे? अनुनादी आवर्ती तथा बैंड चौड़ाई के अनुपात को, अनुनादी आवर्ती तथा बैंड चौड़ाई के अनुपात को क्या कहते हैं? क्वालिटी फैक्टर या विशेषता गुणांक। ओके, चलो इसका मान निकालते हैं बच्चों। तो आप लोग एक बात तो जानते हो ना, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी होती है भाई? ये होती है 1/2π√LC। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है। बैंड चौड़ाई कितनी होती है? अभी अभी आप निकाल के आए हो। बैंड चौड़ाई कितनी होती है बच्चों? R/2πL, है ना। ये आपका क्या है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये आपका क्या है? बैंड चौड़ाई। भाई ये दोनों वाले मान है ना एक में रख दो आप, तो क्वालिटी फैक्टर क्यू कितना आ जाएगा? देखो बच्चों, मैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान रख रहा हूँ, बोलो कितना? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान लिख रहा हूँ, कितना बच्चा? 1/2π√LC, है ना, √LC रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान। इसमें F2 - F1 का भाग देना है, यानी इस चीज़ का भाग देना है, और भाग दूंगा तो ये बोलो क्या आ जाएगा बच्चों? 2πL, और बोलो 2πL, और बट्टा में बोलो क्या आ जाएगा बच्चों? R। क्या आ जाएगा? R। यहाँ से देखो 2π से 2π तो कट जाएगा, ठीक है। तो Q बराबर देखो क्या आएगा? Q बराबर देखो क्या आएगा? Q बराबर क्या आएगा? ध्यान से देखना, ये आएगा 1/R, और ये आ जाएगा बच्चों √L/C। √L/C इसको बोल देता हूँ समीकरण नंबर 2, और यही आपका क्वालिटी फैक्टर है। यही आपका क्वालिटी फैक्टर है। अरे भाई ये जो L है ना, ये L, इस L को क्या लिखा जा सकता है? √L गुणा √L, ठीक है। अब यहाँ देखो √L गुणा C है, √L गुणा C को लिखा जा सकता है, √L को अलग लिख दो, √C को अलग लिख दो। एक √L से एक √L कट जाएगा, ऊपर है √L और बेटा नीचे है √C, तो एक ही रूट लगा के क्या लिखा जा सकता है? L/C। बायोलॉजी वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे, है ना। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1/R, R तो चल रहा है, और रूट में क्या आएगा? L/C। ये क्या आ गया? क्वालिटी फैक्टर। पूछता है भी क्वालिटी फैक्टर कितना होता है? क्या होता है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और बैंड चौड़ाई के अनुपात को, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और बैंड चौड़ाई के अनुपात को क्या बोलते हैं बच्चों? क्वालिटी फैक्टर। अब गौर से देखो, क्वालिटी फैक्टर का डिपेंडेंस है वो R पर है। देखो L और C पे तो है ही है, सॉरी, इसके साथ R पर भी है, इसके साथ R पर भी है। बच्चों देखो, यदि आपका R कम होगा ना, R कम होगा तो आपका क्वालिटी फैक्टर बोलो क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा। अब एक बात देखो, क्वालिटी फैक्टर क्या बताता है? तो इसका आंसर है बच्चों, क्वालिटी फैक्टर जो है ना, क्वालिटी फैक्टर जो है ना, क्वालिटी फैक्टर जो है ना, वो आपने बच्चों IRMS तथा फ्रीक्वेंसी के बीच क्या खींचा था? ग्राफ। और क्वालिटी फैक्टर इस ग्राफ की तीक्ष्णता को बताता है, शार्पनेस को, तीक्ष्णता को बताता है। किसको बताता है बच्चों? तीक्ष्णता को। क्वालिटी फैक्टर क्या बताता है? आपने धारा में आवर्ती के साथ परिवर्तन का ग्राफ खींचा था, और क्वालिटी फैक्टर ग्राफ की तीक्ष्णता को बताता है। यदि क्वालिटी फैक्टर अधिक होगा तो उस ग्राफ की तीक्ष्णता अधिक होगी। कैसे? देखो फिर से सुन लो, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? तो इसका आंसर है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तथा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तथा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तथा अर्धशक्ति बिंदु आवर्तियों के अंतर का, यानी बैंड चौड़ाई का जो अनुपात होता है उसको क्या कहते हैं? क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर ये आ गया, ये कहता है R कम होगा तो क्वालिटी फैक्टर अधिक होगा। क्वालिटी फैक्टर क्या बताता है? ग्राफ की तीक्ष्णता को। यदि क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा तो ग्राफ की तीक्ष्णता भी बोलो क्या होगी? ज़्यादा होगी। और क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा कब होता है? जब R आपका क्या होता है? कम होता है। देखिए बच्चों, हम
क्वालिटी फैक्टर को समझने के लिए धारा में आवृत्ति के साथ परिवर्तन के दो ग्राफ देखते हैं। कैसे? देखो, आपके पास एक LCR सर्किट है, ये आपका है A और ये आपका है B। यहाँ L, यहाँ C, ये जो रेजिस्टेंस है वो लगा हुआ है R1। एक दूसरा देखते हैं बच्चों, ये आपका A है और ये आपका क्या है B। ये आपका क्या लगा हुआ है R2, ये L और ये C, है ना। देखो, ये जो इंडक्टर लगे हुए हैं, इसमें भी L है, इसमें भी L है, इसमें भी C है, इसमें भी C है। फ़र्क किसका है? प्रतिरोधक का। ये R1 है और ये बोलो क्या है? R2। और यहाँ R1 और R2 इस प्रकार से लिए गए हैं कि R1 जो है ना वो R2 से छोटा है ना। ये वाला छोटा है, ये वाला छोटा है, तो इसका क्वालिटी फैक्टर क्या होगा? ज़्यादा होगा। ग्राफ की तीक्ष्णता क्या आएगी? अधिक आएगी। तो सबसे पहले इसके लिए ग्राफ खींचते हैं। इसके लिए इस LCR के लिए ग्राफ खींचते हैं, जिसमें R बराबर क्या है बच्चों? R1। R बराबर क्या है? R1। इसके लिए यदि ग्राफ खींचे तो इस तरफ तो ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी और इस तरफ ले लेते हैं बच्चों IRMS। इसके लिए ग्राफ खींचे तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है, और ये आपकी इसके लिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, जिसके लिए ये वाला करंट कौन सा करंट है? मैक्सिमम वाला करंट है। कौन सा करंट है? मैक्सिमम वाला करंट है। और आपको पता है बच्चों, जो मैक्सिमम वाला करंट होता है वो होता है VRMS बट्टा R1 बट्टा R। और यहाँ R का मान कितना है बच्चों? R1। कितना है? R1। अब हम यही ग्राफ इसके लिए खींचते हैं। इसके लिए यदि ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है बच्चों। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर दोनों का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सेम होगा, क्योंकि L है, C है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 1/2π√LC। ये होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। कितना बच्चा? 1/2π√LC। 1/2π√LC। ठीक है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे देखो टॉप चला गया, लेकिन टॉप वाला जो करंट है, इसके लिए जो टॉप वाला करंट है, इसके लिए बच्चों जो टॉप वाला करंट है, वो जो टॉप वाला करंट है वो कितना होगा? तो आंसर है ये होगा VRMS बट्टा R2 होगा भाई, R2। अब आप जानते हो R1 और R2 में R1 क्या है? छोटा, और ये छोटा है तो ये धारा क्या होगी? बड़ी। तो ये धारा देखो अधिक आई है और ये धारा बोलो क्या आई है? कम आई है। तो यहाँ दोनों ग्राफ को देखो। R2 के लिए आपने जो ग्राफ खींचा है वो देखो ऊपर से थोड़ा चपट्टा आया है, और R1 के लिए जो ग्राफ खींचा है वो देखो ऊपर से क्या है? नुकीला आया है। तो देखो बच्चों, R1 कम था, और कम था तो Q क्या था? बड़ा था तो ग्राफ तीक्ष्ण हो गया, ये ग्राफ तीखा हो गया, जबकि ये ग्राफ क्या है? सपाट। तो क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होता है तो ग्राफ हमें तीक्ष्ण प्राप्त होता है। अब एक सवाल आता है यार, ग्राफ तीक्ष्ण है तो इसका बेनिफिट क्या होगा? बच्चों आपको एक बात बताता हूँ। जो आपके LCR सर्किट होते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ, जो आपके LCR सर्किट होते हैं उसका उपयोग क्या होता है? एग्जाम में मेमोरी बेस्ड सवाल सीधा पूछता है। कौन सा सवाल पूछता है बच्चों? मेमोरी बेस्ड सवाल। कौन सा सवाल? मेमोरी बेस्ड सवाल ये पूछता है कि जो आपका बच्चों LCR सर्किट है, इसका यूज क्या है? तो इसका बहुत बड़ा यूज है। बोलो किसमें? रेडियो या टीवी के समसवरण में। यानी रेडियो या टीवी की ट्यूनिंग में, समसवरण में। रेडियो या टीवी की ट्यूनिंग में समसवरण क्या होता है? मैं आपको बताऊं समसवरण क्या होता है। बच्चों इस बात को आप ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान सुनना। मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, किसमें बना रहा हूं? LCR सर्किट के लिए धारा तथा आवृत्ति के बीच ग्राफ बना रहा हूं। ग्राफ देखो इस प्रकार का आता है। ये वाली कौन सी फ्रीक्वेंसी है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसके लिए आपका करंट क्या है? मैक्सिमम। देखो क्या होता है, रेडियो में या फिर टीवी में LCR सर्किट लगा रहता है जो एंटीना से कनेक्ट रहता है। आप इसको ऐसे समझे, ये आपका रेडियो है ना, ये इसका क्या है? एंटीना से क्या जुड़ा रहता है? LCR सर्किट में आप जो L उपयोग किए हो, जो आप C उपयोग किए हो, उसके अनुसार उसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलो कितना आएगा? 1/2π√LC।
अब एल और सी के मान लीजिए, इसमें जो एलसीआर सर्किट है वो इस प्रकार के हैं कि इसको आप सोल्व करते हो एल और सी के मान रखकर, तो ये मान लो आपके पास कितना आता है 120 हर्ट्ज। 120 हर्ट्ज। तो रेडियो के अंदर जो एलसीआर सर्किट लगा हुआ है उसका जो अनुनादी आवृत्ति है वो 120 हर्ट्ज है, और अनुनादी आवृत्ति के लिए इसमें धारा क्या प्राप्त होगी, अधिकतम प्राप्त होगी। अब अगली बात ध्यान से सुनना बच्चों, देखो बहुत सारे जो रेडियो सिग्नल्स है वो इस एंटीना को मिल रहे हैं। बीबीसी जो न्यूज़ चैनल है, या कोई लोकल वाला कोई अन्य चैनल है, या कोई कृषि आधारित कोई अन्य चैनल है, बहुत सारे चैनल अपने सिग्नल इस रेडियो को भेज रहे हैं। तो इस एंटीना को खूब सारे सिग्नल मिल रहे हैं। बीबीसी वाले को अपने सिग्नल प्रसारित करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी मिली हुई है वो मान लो कितनी है 100 हर्ट्ज, किसी को मिली हुई है 50 हर्ट्ज, किसी को मिली हुई है 120 हर्ट्ज, किसी को मिली हुई है 140 हर्ट्ज, किसी को मिली हुई है 170 हर्ट्ज। सारे चैनल वाले अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अपने सिग्नल को भेजते हैं। तो इस एंटीना को सारे सिग्नल मिल रहे हैं। यदि आप टीवी देख रहे हो तो इसको टीवी की जो टाटा स्काई है उसको जी न्यूज़ का सिग्नल भी मिल रहा है ना, उसको एबीपी न्यूज़ का सिग्नल भी मिल रहा है, उसको दूरदर्शन का सिग्नल भी मिल रहा है, या बहुत सारे जो चैनल इस प्रकार की सेवाएं दे रहे हैं वो सारे के सारे सिग्नल मिल रहे हैं, अलग अलग आवृत्ति वाले सिग्नल मिल रहे हैं। लेकिन ध्यान देना, इसमें जो एलसीआर सर्किट लगा उसका रेजोनेंस कितना है 120 वाला। तो 120 हर्ट्ज की आवृत्ति वाला जो भी सिग्नल होगा, मान लो ये आपका विविध भारती वाला सिग्नल है, इसके लिए इसके सर्किट में धारा क्या बहेगी, अधिकतम। और जिसके लिए अधिकतम बहेगी, ये रेडियो है वो उसी सिग्नल को हमें सुनाएगा, या वही सिग्नल हमें सुनाई देगा। इसका मतलब ये रेडियो 120 हर्ट्ज आवृत्ति वाले सिग्नल के लिए समस्वरित हो गया। बाकी के लिए करंट अधिकतम नहीं आएगी, 120 वाले के लिए तो करंट अधिकतम आएगी। अब मान लो ये 120 हर्ट्ज है, इसके लिए तो अधिकतम आ गई। इससे कम वाली है 30 वाली, इसके लिए धारा बिल्कुल मरी हुई सी है, एकदम चीनी सी धारा बहेगी तो वो सिग्नल सुनाई नहीं देगा। इसके लिए तो बहुत कम है, इसके लिए भी सुनाई नहीं देगा, इसके लिए भी बहुत कम है, इसके लिए भी सुनाई नहीं देगा, इसके लिए भी सुनाई नहीं देगा, बहुत कम है, इसके लिए भी धारा बहुत कम है। तो 120 के लिए धारा अधिकतम है, तो ये वाला सिग्नल सुनाई देगा, बाकी के सिग्नल हमें सुनाई नहीं देंगे। अब देखो, जब आप रेडियो की घुंडी को घुमाते हो तो क्या होता है, इसके अंदर जो कैपेसिटर लगा रहता है उसके प्लेटों के बीच की दूरी या तो घटती है या बढ़ती है। तो प्यारे बच्चों, इसके अंदर जो एलसीआर सर्किट लगा हुआ है, उसका सी बदलता है। सी बदलेगा, ये सी यदि बदल जाएगा तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बदल जाएगी। घुंडी को जब घुमाते हो तो सी बदलता है, वो जो संधारित्र होता है उसके प्लेटों के बीच की दूरी या तो घटती है या बढ़ती है। तो बोलो क्या चेंज होता है बच्चों, सी। और सी चेंज होगा तो क्या चेंज हो जाएगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। मान लो सी इस बार इस प्रकार का है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी हर्ट्ज हो गई, 100 हर्ट्ज। तो इस बार ये 120 के लिए अधिकतम धारा नहीं देगा। 100 हर्ट्ज वाला जो सिग्नल है उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और सिग्नल की फ्रीक्वेंसी सेम हो गई, तो ये इसके लिए अनुनाद घटित करेगा और 100 हर्ट्ज के लिए अधिकतम धारा बहेगी। इस बार ये हमें क्या सुना, कौन सा सिग्नल हमें सुनाएगा, तो इसका आंसर है 100 हर्ट्ज वाला सुनाएगा। इसका मतलब ये 100 हर्ट्ज वाले के लिए समस्वरित हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये है कि हमारे रेडियो के अंदर, और इसी प्रकार हमारे टीवी के अंदर भी, हमारे रेडियो के अंदर एक एलसीआर सर्किट लगा रहता है। उसका जितना सी होता है उसके हिसाब से उसका एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आएगा, और जितने भी सिग्नल इसको मिल रहे हैं ये मैक्सिमम करंट किसके लिए देगा, रेजोनेंस वाले के लिए देगा। और रेजोनेंस वाले को देगा तो रेजोनेंस वाला सिग्नल हमें सुनाई देगा, और टीवी है तो हमें वही सिग्नल दिखाई देगा। यानी जितने भी सिग्नल इसके पास आ रहे हैं उनमें से इसको कौन सा चुनना है, किसके साथ इसको ट्यूनिंग करनी है, किसका इसे समश्रवण करना है, ये डिपेंड करता है एलसीआर सर्किट में जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उस पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब एलसीआर सर्किट का उपयोग हम कहाँ करते हैं, रेडियो तथा टीवी के समसवरण में। हो गया ये बात, आपको ये बात समझ में आ गया? अरे भाई, सारे के सारे सिग्नल इसको मिल रहे हैं। आप जो भी रेडियो में सी सेट करोगे उसके हिसाब से एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आएगा। मान लो रेडियो के अंदर जो एलसीआर सर्किट लगा हुआ है उसका फ्रीक्वेंसी मान लो आपने 70 हर्ट्ज फिक्स कर दिया। 70 हर्ट्ज फिक्स कर दिया, कितने ही सिग्नल इसके पास आए, ये हमें केवल कौन सा सुनाएगा, 70 वाला सुनाएगा। कौन सा सुनाएगा, 70 वाला सुनाएगा। आगे बात समझ में। इसके बाद अगली चीज़ देखो, क्वालिटी फैक्टर बढ़ जाता है तो क्या होता है। भाई आपने कहा है कि आपका एलसीआर सर्किट है, इसका एक क्वालिटी फैक्टर होता है। ये क्वालिटी फैक्टर यदि बढ़ जाता है तो क्या होता है, तो इसका आंसर है बच्चों, क्वालिटी फैक्टर बढ़ जाने पर ग्राफ की तीक्ष्णता तो बढ़ती है। तीक्ष्णता बढ़ने से लाभ क्या होता है, तो इसका आंसर है इच्छित आवृत्ति के, जो आपका एलसीआर सर्किट है ना उसके द्वारा इच्छित आवृत्ति के संकेत को चुनने की क्षमता
चुनने की क्षमता बढ़ जाती है, चुनने की क्षमता बढ़ जाती है, चुनने की क्षमता बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है, ध्यान से सुनना बच्चों। यदि ग्राफ इस प्रकार का सपाट है तो गौर से देखना, इस वाली आवृत्ति के लिए भी धारा अधिकतम है और इसके भी लिए लगभग अधिकतम है, इसके लिए भी लगभग अधिकतम है, इसके लिए भी लगभग अधिकतम है। एक जैसी सी धारा है, एक जैसी धारा है। तो यदि इस प्रकार का एलसीआर सर्किट लगा हुआ है जिसका क्वालिटी फैक्टर कम है, जिसका क्वालिटी फैक्टर कम है, तो बहुत सारी आवृत्तियां ऐसी है, इसके लिए भी अधिकतम है, इसके लिए भी अधिकतम है, इसके लिए भी अधिकतम है। ग्राफ लगभग सपाट आ रहा है, तो ये लगभग सारे सिग्नल के लिए, सारे सिग्नल के लिए कुछ ना कुछ चीजें हमें दिखाएगा या कुछ ना कुछ चीजें हमें सुनाई देगी। तो ये बहुत सारे सिग्नल को पकड़ लेता है, तो ये वाला सिग्नल हमें स्पष्ट सुनाई नहीं देता। लेकिन जब क्वालिटी फैक्टर बढ़ जाता है तो ग्राफ क्या हो जाता है, तीक्ष्ण हो जाता है। तीक्ष्ण हो जाता है तो केवल और केवल एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है जिसके लिए धारा अधिकतम होती है। इस वाली फ्रीक्वेंसी के लिए धारा का मान एकदम कम आया, जबकि इस वाले के लिए धारा का मान देखो खूब सारा आया था, जबकि इस वाले ग्राफ के लिए इस वाली फ्रीक्वेंसी पे धारा एकदम कम है। यानी रेजोनेंस को छोड़कर बाकी की जो आवृत्तियां हैं उनके लिए धारा का मान बहुत अधिक कम होता है। इसका मतलब ये केवल और केवल किसको पकड़ता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को ही पकड़ता है, आसपास वाली फ्रीक्वेंसी को नहीं पकड़ता, आसपास वाली फ्रीक्वेंसी को नहीं पकड़ता। इसका मतलब इच्छित आवृत्ति के संकेत को चुनने की क्षमता बढ़ जाती है। यानी एलसीआर सर्किट की जो भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आप सेट करते हो ना, वही फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई देगी या वही फ्रीक्वेंसी आपको दिखाई देगी। इसके अलावा यह अन्य किसी फ्रीक्वेंसी को नहीं पकड़ेगा। यदि क्वालिटी फैक्टर कम है बच्चों तो वो रेडियो घटिया होगा, वो रेडियो हमें सिग्नल अच्छे से नहीं सुनाई देगा। बहुत सारे चैनल के जो साउंड है वो हमें एक साथ सुनाई देंगे और वो एक प्रकार से शोर बन जाएगा, है ना। और क्वालिटी फैक्टर यदि ज़्यादा है तो ग्राफ शार्प होगा तो केवल और केवल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को ही पकड़ेगा, उसके लिए करंट मैक्सिमम होगी, बाकी के लिए करंट मैक्सिमम नहीं होगी। यानी केवल और केवल ये क्या पकड़ेगा, पर्टिकुलर एक आवृत्ति वाला सिग्नल ही पकड़ेगा, यानी केवल इच्छित आवृत्ति वाला संकेत ही पकड़ेगा। तो ध्यान सुनो, आपसे पूछता है कि श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ का कोई एक उपयोग बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि रेडियो तथा टीवी के समसवरण में, रेडियो तथा टीवी के समसवरण में। ओके, एक नंबर बात हो गई। 2 नंबर बात आपसे पूछता है कि क्वालिटी फैक्टर बढ़ जाता है तो क्या होता है, तो आपका आंसर होगा भी क्वालिटी फैक्टर यदि बढ़ जाएगा ना, क्वालिटी फैक्टर यदि बढ़ जाएगा ना तो इच्छित आवृत्ति के संकेत चुनने की क्षमता बढ़ जाती है, इच्छित आवृत्ति के संकेतों को चुनने की क्षमता बढ़ जाती है। और इस प्रकार से आपका जो सीरीज एलसीआर सर्किट था वो पूरा हुआ। देखो बेटा, लंबा थोड़ा टॉपिक है थोड़ा सा, है ना। श्रेणीबद्ध एलसीआर, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, सारी चीज़ें नहीं पूछेगा, एक ही चीज़ पूछेगा। या तो पूछ लेगा कि एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी के लिए, है ना, क्या पूछेगा भाई, प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान क्या होगा, कालांतर कितना होगा, या फेजर आरेख, या दूसरे केस के लिए, या फिर तीसरे केस के लिए। या आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है भाई अर्ध शक्ति बिंदु आवृत्तियाँ क्या होती है, या फिर आपसे क्या पूछ सकता है बैंड चौड़ाई क्या होती है, या आपसे क्या पूछता है क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, या आपसे पूछ लेगा कि एलसीआर सर्किट का उपयोग कहाँ होता है, या आपसे पूछ लेगा कि यदि क्वालिटी फैक्टर बढ़ जाता है तो क्या होता है। क्या होता है क्वालिटी फैक्टर बढ़ जाता है, तो ग्राफ तीक्ष्ण प्राप्त होता है, तीक्ष्ण प्राप्त होने से क्या होता है, इच्छित आवृत्ति को संकेत की चुनने की क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। बताओ बच्चों, आपको ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। तो मैं समझता हूँ ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छा टॉपिक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। तो आज वाली क्लास आपकी सैटरडे की क्लास है, कल संडे जो है वो आपका ऑफ रहेगा, ठीक है। और मंडे को आपकी क्लास लगेगी और हम प्रयास ये करेंगे कि मंडे की क्लास तो आपकी 5 PM पे लगेगी, है ना, क्योंकि संडे को थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ, है ना, मुझे कहीं जाना है। तो मंडे की क्लास आपकी 5 PM पर होगी, है ना। उसके बाद आगे जो भी आपकी क्लासेज होंगी ना वो 2 PM पे होगी, सारी की सारी जो क्लासेज है वो 2 PM पे होगी, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।